गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और इस पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के की स्मृतियों को ही व्यक्त किया है। यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर कामिल बुल्के को कहा गया है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक जहरीला फोड़ा जिसको आज के संदर्भ में कैंसर भी कहा जा सकता है। इसी से फादर बुल्के की मृत्यु हुई थी। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? लेखक यहाँ पूछना चाहते हैं कि इतने ममतालु सेवा भाव से युक्त व्यक्ति की मृत्यु के लिए इस प्रकार से एक जहर का विधान ईश्वर के द्वारा क्यों किया गया? जबकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि प्रभु में उनकी आस्था नहीं थी, वे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देह पर क्यों दें? यानी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें इस प्रकार की परीक्षा क्यों देनी पड़ी? अब उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में बताया जा रहा है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक कहते हैं कि 35 साल से मैं इन सब बातों का साक्षी हूँ, गवाह हूँ, क्योंकि 35 साल से लेखक फादर बुल्के से जुड़े हुए थे और उन्हें भली प्रकार से जानते और समझते थे, और इसीलिए उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरांत यह पाठ लिखा है, उनकी स्मृतियों को, उनकी यादों को, उनकी घटनाओं को याद करते हुए। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, तब भी लेखक उनसे मिलते रहते थे, और जब वो दिल्ली आते थे तब भी लेखक उनसे मिलते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक ऐसा अनुभव करते हैं कि जब वो फादर बुल्के से मिलते थे तो किस प्रकार से फादर बुल्के उन्हें अपने गले लगा लेते थे। वो आज भी उनकी सारी बातें उन्हें याद हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने के समान है। यानी फादर को याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी उदास शांत संगीत को सुना जा रहा हो। उनको देखना ऐसा है जैसे हम करुणा के निर्मल जल में स्नान कर गए हों। जैसे हम स्नान करते हैं तो पूरा बदन पानी से भीग जाता है, उसी प्रकार से उनको देखने मात्र से करुणा की भावनाएं हमारे मन में उठने लगती थी। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनको बात करने मात्र से ऐसा लगता था कि हमें कर्म करने की एक नई संकल्प शक्ति मिल गई है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। परिमल एक साहित्यिक संस्था है जिसमें सभी साहित्यकार लेखक मिलकर के रहते थे, रचनाएं लिखते थे और अनेक संदर्भों में गोष्ठियां करते थे, विचार विमर्श करते थे और एक परिवार की तरह आपस में बंधे रहते थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, उन सभी में बड़े। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त, बगैर किसी लाग लपेट के सम्मिलित होते थे, मिलते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक सुझाव और राय देते थे। हमारे घर के किसी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते थे।
मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों ऐसा प्रतीत होता है। यानी फादर बुल्के की तुलना जो है लेखक के द्वारा देवदारू के छायादार पेड़ के साथ की जा रही है। जिस प्रकार से देवदारू का पेड़ अत्यधिक विशाल और घना होता है, उसी प्रकार से फादर बुल्के की ममता, प्यार, स्नेह और दया भावनाएं, सेवा भाव सभी प्राणियों के लिए एक समान दूर दूर तक फैले हुए थे। अब लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के के बारे में कहाँ से लिखना आरंभ किया जाए, कहाँ से शुरू करें। तो वे कहते हैं कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। आज भी उनकी यादें उन्हें आ रही हैं। वह हमारे पास आकर रुकती हैं, हमारे पास आकर रुकते थे और मुस्कुराते हुए उतरते हुए साइकिल से कहते थे कि देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है। लेखक द्वारा लिखी गई किसी पुस्तक को वो पढ़ते थे और पढ़ने के पश्चात उसके बारे में लेखक को बताया करते थे। और मैं कहना चाहता हूँ इस बात को बीच में ही छोड़ करके और लेखक फादर कामिल बुल्के की और जो विशेषताएं थी उनके बारे में बताना आरंभ करते हैं। लेखक कहते हैं कि उनको कभी भी क्रोध करते हुए नहीं देखा गया। वो क्रोध नहीं करते थे। हाँ, उनमें थोड़ा आवेश ज़रूर होता आ जाता था और ममता तथा प्यार से तो वो सदा भरे रहते थे, छलकते हुए महसूस होते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे और उसके अंतिम वर्ष में वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ करके और सन्यासी बनते हैं। जबकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनका अपना परिवार नहीं था। भरा पूरा परिवार है, 2 भाई हैं, 1 बहन है, माता पिता सब थे, किंतु फिर भी उनके मन में सन्यासी बनने की भावना जागृत होती है। जब फादर बुल्के से पूछा जाता कि आपको अपने देश की याद नहीं आती, तो उनका उत्तर होता था कि मेरा देश तो अब भारत है। फिर उनसे पूछा जाता कि मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ, तो वे कहते थे कि हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। जन्मभूमि के प्रति भी अपनी भावनाओं को, अपने लगाव को वो व्यक्त करते थे, लेकिन विशेष रूप से वो भारत को ही देखो अपना देश मानते हैं। मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती हो, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है और फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते थे, माँ की यादों में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आया करती थी और वे अभिन्न मित्र, उनके अपने एक अभिन्न घनिष्ठ मित्र थे डॉक्टर रघुवंश। उस डॉक्टर रघुवंश जी अपने मित्र को अपनी माँ की वो चिट्ठियाँ उन्हें दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, कोई व्यवसाय करते थे। एक भाई वहीं पर जो यूरोप का रेम्स चैपल शहर है उसमें ही पादरी हो गए थे। जो धर्मगुरु होते हैं उनको पादरी बोला जाता है। एक भाई काम करता है, उसका अपना परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा गया था। यानी कि वो अपनी बहन की शादी को लेकर के थोड़ा ज़रूर चिंतित रहते थे। एक बार उनकी चिंता देखी भी गई थी। भारत में बस जाने के बाद जब वो अपने देश को छोड़ करके और भारत में आ जाते हैं, उसके पश्चात 2 या 3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने के लिए भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। अब वो ये सोचते थे कि मैं सन्यासी हूँ और एक सन्यासी को अपने परिवार से कोई विशेष लगाव नहीं रखना चाहिए।
इसलिए वो केवल 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने के लिए गए थे और भारत भूमि में ही आकर के बसते हैं। भारतवासियों की सेवा के प्रति अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। वे मानते थे कि मैं सन्यासी हूँ और एक सन्यासी को पूरी पृथ्वी के लोगों को ही अपना करके, अपना मान करके अपना जीवन जीना चाहिए, और ऐसे उनके विचार थे। जब फादर बुल्के से पूछा जाता कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए, ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या विचारधारा आपके मन में आई कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके बीच में ही और संन्यास धारण करते हैं और सन्यासी बनने के बाद आप भारत आते हैं। तो उनका उत्तर होता था कि प्रभु की इच्छा थी, शायद ईश्वर ऐसा ही चाहते थे। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा देते हैं जैसे बच्चे मुस्कुराते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था, माँ को बचपन में ही लगता था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। अगर आप सन्यासी बनना चाहते हो, उस देश की अपनी परंपरा है, और जब आप सन्यासी बनना चाहते हैं तो कोई एक शर्त आप रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या शर्त रखी सन्यासी बनने के बाद? उन्होंने कहा कि मैं भारत जाऊंगा सन्यास ग्रहण करने के पश्चात। सन्यासी बनकर वो अपने देश में भी रह सकते थे, अपने देश में भी लोगों की सेवा कर सकते थे, लेकिन उनके मन में भारत आने की, भारतीय संस्कृति को जानने की, भारत के लोगों की सेवा करने की भावनाएं क्यों पैदा हुई, इसका कोई विशेष प्रभाव या विशेष कारण फादर बुल्के ने व्यक्त नहीं किया है। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आपको भारत जाने की बात ही क्यों कही या क्यों उठी आपके मन में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, नहीं जानता कि मेरे मन में भारत आने की ही इच्छा क्यों पैदा हुई, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई भारत जाने की, सन्यास बनने के पश्चात, सन्यास धारण करने के बाद कि आप भारत जा सकते हैं, और वह भारत आ गए। पहले जी सेठ संघ एक संघ है, और उस संघ में 2 साल तक वो पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करते हैं, धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। और उसके बाद देखो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी थी वो पढ़ाई से परेशान होकर के उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ी थी। उनके अपने विचार थे, उनकी अपनी धारणाएं थी, जिसके कारण वो उस पढ़ाई को बीच में छोड़ करके आगे भारत में आकर के भी धर्माचार की पढ़ाई करते हैं, धर्म से जुड़ी हुई पढ़ाई करते हैं। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, और उसके पश्चात कोलकाता, पहले इसको कलकत्ता बोलते थे, अब इसको कोलकाता कहते हैं, वहाँ से उन्होंने बीए किया, और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों, उस समय जब इनके द्वारा एमए और बीए की गई थी, उन दिनों डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा नाम है ये, हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये इनके द्वारा लिखी गई शोध रचना है, और राम कथा उत्पत्ति और विकास उस रचना का नाम है, और यह फादर कामिल बुल्के के द्वारा 1950 में पूरी की गई थी। तो जब भी इस रचना के बारे में पढ़ा जाता है तो फादर बुल्के को ज़रूर आज भी कहीं ना कहीं याद किया जाता है कि एक विदेशी होते हुए भी और राम कथा की उत्पत्ति और विकास के बारे में किस प्रकार की विचारधारा उन्होंने व्यक्त की है। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया था। मातरलिंक लेखक है और ब्लू बर्ड नाटक है जो उनके द्वारा लिखा गया है, और इस नाटक का फादर बुल्के ने नील पंछी के नाम से रूपांतर किया है। एक भाषा से किसी रचना को दूसरी भाषा में लिखना।
बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज, ये कॉलेज का नाम है सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष बन गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं, वह भी यहीं पर आकर के उन्होंने तैयार किया था। तो डिक्शनरी का कार्य इतना सरल और आसान कार्य नहीं होता था जो फादर बुल्के के द्वारा किया गया। और बाइबिल का अनुवाद भी फादर बुल्के के द्वारा किया गया। वहीं पर फिर बीमार पड़ते हैं, वहाँ से इनको पटना आए, पटना से दिल्ली आए और फिर चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। 47 वर्ष देश में रहकर, यानी 47 वर्ष तक वो भारत में रहे, भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म के बारे में जानते रहे, पढ़ते रहे और भारतीयों की सेवा करते रहे। उस समय उनकी उम्र 73 वर्ष की थी। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प से सन्यासी का मतलब है कि जब हम मन से किसी बात को सोच लेते हैं कि हमें यह कार्य करना है और हम ऐसा करेंगे, तो उसको हम संकल्प के समान धारण कर लेते हैं। तो उन्होंने भी संकल्प धारण कर लिया था कि मुझे एक सन्यासी बन कर के अपना जीवन जीना है। कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। किस बात से ऐसा लगता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा किस बात से लगता है कि संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं। उनका मन किस प्रकार से अलग था और संकल्प जो था वो उन्होंने सन्यासी बनने का किस प्रवृत्ति से धारण किया था। तो इसका कारण आगे बताया जा रहा है इसमें कि रिश्ता जिससे बनाते थे तोड़ते नहीं थे, अर्थात जिससे रिश्ता बनाया, जिससे जान पहचान बनाई, जिससे लगाव रखा, उसको हर समय निभाते थे। जबकि एक सन्यासी को किसी समाज के लोगों से, समाज के लोगों के संबंधों से कोई लेना देना नहीं होता है। वह पारिवारिक बंधनों को छोड़ कर के तो सन्यासी बनते हैं और ऐसी स्थिति में किसी से रिश्ता बनाना, जान पहचान रखना एक सन्यासी के लिए उचित नहीं होता है। किंतु वे ऐसा नहीं करते थे। वे जिससे भी जान पहचान हुई, रिश्ता बना, उसको निभाते थे। एक सन्यासी ऐसा नहीं करता है। 10 साल बाद मिलने पर भी उसकी गंध महसूस होती थी। अगर किसी से 10 साल बाद भी वो मिलते थे तब भी उसकी वह आपसी लगाव और प्रेम उस भेंट के दौरान झलकता था और उससे लगता था कि एक सन्यासी इतनी अधिक आत्मीयता से, लगाव से और प्रेम से बहुत कम इस संसार के लोगों से मिलता है जितना कि फादर बुल्के अन्य लोगों से मिलते थे। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोजकर मिलते, समय निकालकर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यानी जब भी वो दिल्ली आते थे तो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से ज़रूर मिलते थे। कैसा भी मौसम रहा हो, सर्दी, गर्मी, बरसात आ रही हो, लेकिन कितना ही उनके पास समय रहा हो, न रहा हो, लेकिन फिर भी 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो मिलते ज़रूर थे लेखक से। यह कौन सन्यासी करता है कि किसी गृहस्थ व्यक्ति से मिलना इतना अधिक ज़रूरी हो कि उसके लिए सभी प्रकार की सर्दी, गर्मी, बरसात को झेलकर भी मिलना अनिवार्य हो जाए। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की भी थी, जबकि उन्हें राष्ट्रभाषा हिंदी से क्या लेना। उनका जन्म यूरोप में हुआ है और एक तरीके से, लेकिन फिर भी वो इस भारत भूमि की राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी भाषा का समर्थन करते हैं। वो चाहते थे कि इस राष्ट्र की भाषा हिंदी होनी चाहिए और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें राष्ट्रभाषा बनने के सभी गुण और विशेषताएं समाई हुई हैं और हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयान भी करते थे। इसके लिए अकाट्य, जिनको काटा न जा सके, जिनको एक तरीके से किसी कारण से जुठलाया न जा सके, ऐसे तर्क वो देते थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा गया था, गुस्से से भरे हुए, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते पाया था कि हिंदी वाले, यानी हिंदुस्तान की जो भाषा थी वो हिंदी थी और हिंदुस्तान के लोग ही
अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाने के लिए बहुत से ऐसे राज्य थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रभाषा बनाई जाए। तो उन्हें इस बात को सुन कर के बड़ा बुरा लगता था कि हिंदुस्तानी लोग, भारत के लोग अपनी जो मूल भाषा हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध करते हैं, और इस बात से उन्हें बड़ा दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, फादर कामिल बुल्की। जबकि एक सन्यासी बहुत कम लोगों से मिलता है तो घर परिवार बाल बच्चे इन सब के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं लेता है, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य होता है कि इस संसार में ईश्वर भक्ति करना और ईश्वरीय ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना। लेकिन फिर भी वो निजी जीवन के बारे में पूछते थे, जिससे भी मिलते थे उसके घर परिवार बाल बच्चों के बारे में पूछते थे। तो इससे ऐसा लगता था कि एक मन से वो सन्यासी नहीं थे। संकल्प से ज़रूर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, लेकिन उनका मन अब भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से लोगों से जुड़ा रहना चाहता था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से पैदा होती है। हर मौत दिखाती है जिंदगी को एक नई राह, नया रास्ता। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आती है। लेखक अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार लेखक की पत्नी की मृत्यु हो गई, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, और उस घड़ी में वह किस प्रकार से दुख पीड़ाओं और विषाद से भर गया था, और उस घड़ी में किस प्रकार से फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना दी थी, उन्हें समझाया था, और उनके एक एक शब्द किस प्रकार से उनको हिम्मत दे रहे थे। वह बात आज तक कहीं ना कहीं लेखक को याद है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति आज तक उन्हें याद है। आज वह नहीं है, अर्थात फादर बुल्के की मृत्यु हो चुकी है, और फादर बुल्के की मृत्यु के पश्चात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यह पाठ उनकी यादों, उनकी स्मृतियों को संजो करके लिखा है। दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला कि कब उनकी मृत्यु हो गई। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब भी मिलते थे बाहों में भर लेते थे, गले लगा लेते थे, लेकिन इस बार क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, जब वो अंतिम बार उन्हें देखते हैं तो इस बार लेखक महसूस करते हैं कि उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत होता है जिसमें मुर्दों को रखा जाता है, एक बॉक्स नुमा होता है, उसमें उस मुर्दे को रख करके दफना दिया जाता है। तो उस ताबूत में उनको लिटा दिया गया था। जो शांति सदैव उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी, मृत्यु के समय भी उनके चेहरे पर वही शांति का भाव देखा जा सकता था। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था और उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक निकलसन कब्रगाह है, वहीं पर उन्हें दफनाया जाता है। उनकी कब्र वहीं पर लगाई गई थी। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा जो उनके परम मित्र थे, उनका बेटा, उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाँव वाली सड़क से कब्रगाह जहाँ पर कब्रें होती हैं उसको कब्रगाह बोलते हैं। जैसे हम शमशान घाट बोल देते हैं, वो कब्रगाह बोलते हैं। आखिरी छोर तक ले जाया गया जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी थी। कब्र को पहले ही खोद दिया जाता है
जहाँ मुर्दे को वहाँ दफनाना होता है। जैसे हम दाह संस्कार करते हैं तो लकड़ियों का प्रबंध किया जाता है, और जैसे ही मुर्दे को लाया जाता है उन लकड़ियों के ऊपर उसको रख करके उसको मुखाग्नि दी जाती है। अलग अलग धर्मों में अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, तो वही बात यहाँ पर भी व्यक्त की जा रही है। ऊपर करीन की घनी छाँव थी, कांटेदार झाड़ियाँ उगाती हैं, तो वहाँ पर भी कोई कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थी। चारों ओर जो कब्र थी उन पर तेज़ धूप छाई हुई थी, लेकिन जहाँ उनकी कब्र थी वहाँ पर जो कांटेदार झाड़ियाँ थी उनकी छाया आ रही थी। जैनेन्द्र कुमार लेखक हैं, विजेंद्र स्नातक लेखक हैं, ये भी अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने गेहुए रंग के, जो साधु संत द्वारा पहने जाते हैं गेहुए रंग के वस्त्र होते हैं, उनको गैरिक वस्त्र बोला जाता है। वस्त्र पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश भी वहाँ थे। डॉक्टर रघुवंश भी थे, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, क्योंकि वो उनके परम मित्र थे और अपने मित्र की मृत्यु का दुख भी उन्हें कहीं न कहीं था, इसलिए वो इस प्रकार से दुख से भरे हुए थे। सारे जब उनको कब्र में नीचे लिटाया जाता है तो सभी जिनके नाम दिए गए हैं और अन्य बहुत से व्यक्ति थे वो उस कब्र के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू किया गया। अलग अलग धर्मों की अपनी अलग अलग विधियां होती हैं और उन्हीं विधियों से व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो फादर बुल्के का जो अंतिम संस्कार है वो मसीही विधि से किया जाता है, क्योंकि वो पादरी थे। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, ये भी ध्यान रखेंगे कि मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार तो किया ही जा रहा है, लेकिन वो किसके द्वारा किया गया, तो रांची के फादर पास्कल तोयना, ये नाम है, के द्वारा उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से शुरू किया गया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, अर्थात उनके ताबूत को कब्र के नीचे जो खोदी गई कब्र थी उसमें लिटाया जाता है। उस समय सेंट जेवियर्स रेक्टर के जो फादर पास्कल नाम है ये, उन्होंने जो कहा कि फादर बुल्के का जो जीवन था और जो कार्य थे उनके प्रति वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और हम सभी चाहते हैं कि धरती से ऐसे ही रतन और भी पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया कि फादर बुल्के का जो जीवन था वो सभी के लिए अनुकरणीय है, कि एक विदेशी होते हुए भी वो भारत को अपना देश मानते हैं और भारतवासियों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे एक तरीके से व्यक्ति, तो ऐसी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं और ऐसे त्यागशील व्यक्तियों का जीवन समाज में सभी के लिए एक आदर्श और अनुकरणीय होता है और उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाता है। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा या नहीं, क्योंकि अपने परिवार, अपने देश सबको छोड़ करके वो भारत आ गए थे। भारत में उनका अपना कोई नहीं था, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो इस प्रकार के कार्यों को महत्व देता है, इस प्रकार के व्यक्तित्व को महत्व देता है जो समाज, देश और लोगों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। और यही कारण था कि लेखक को लगता है कि उस समय जब फादर बुल्के की मृत्यु हुई थी तो उस समय इतने लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं,
इतने लोगों की आंखों में आंसू भरे हुए थे कि उनको गिना भी नहीं जा सकता था। तो ये सब उनके कर्मों के प्रभाव के कारण था कि उन्होंने इस भारत भूमि को अपना देश माना। इस भारत भूमि के निवासी भारतीयों की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और ऐसी त्याग भावना को भारतवर्ष के लोग सदैव ही सर्वोपरि मानते हैं। तो फादर बुल्के ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी मृत्यु पर किसी को दुख होगा या नहीं होगा, लेकिन लेखक के द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। यानी इतने लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, इतने लोगों के आंखों में आंसू थे कि उनको गिना भी नहीं जा सकता था, न उनके नाम व्यक्त किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में, जो उसके निकट थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, उनसे संबद्ध थे, किसी यज्ञ की पवित्र आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, श्रद्धा से झुका हुआ हूँ। तो इस पाठ में लेखक ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के बारे में विस्तार से बताया, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, और किस प्रकार से उन्होंने भारत और भारतवासियों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू बेटा।